morning children, this is Push English and I am Renuka Singh. So in my previous video I had uploaded the Nelson Mandela chapter in your textbook First Flight and now I have to begin from here. So without wasting much of time I'll start it because the chapter is long. So let us get started. So that day had come about through the unimaginable sacrifices. So he very well knows that this particular day, the day of swearing in or the day of freedom, the day of independence, whatever you can call, this has come through unimaginable sacrifices of thousands of my people. He just meant to say that in this war of freedom, there are people who are involved who had sacrificed, who had unimaginable sacrifices. Here means that आप ऐसा सोच भी नहीं सकते ऐसे sacrifices लोगों ने दिए, ऐसी कुर्बानियाँ उन लोगों ने दी हैं, ऐसे हज़ारों लोगों की कुर्बानियों की वजह से आज हम आज़ाद हुए हैं. और उनकी ये जो सफरिंग्स हैं, उनके ये जो करेज हैं, इसको हम ना काउंट कर सकते हैं और ना रीपे कर सकते हैं. ठीक है. तो आई फेल दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज. उन्होंने कहा कि आज मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे मुझे और पहले भी कभी बहुत बार लगा है. दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी. और यहाँ पे एक तरीके से ट्रिब्यूट दे रहे हैं साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला उन सारे अफ्रीकन पैट्रियट्स को जो उनसे पहले इस दुनिया से जा चुके हैं. उनका ये मानना है कि उनकी सेक्रीफाइसेस की वजह से मैं जो हूँ, मैं इन सब का सम हूँ. सम मतलब प्रोडक्ट. मैं इन सब का जो है जो मुझे मैं आज हूँ, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स. और अभी आगे आने वाली लाइनों में हम उनके बारे में और जानेंगे. दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड. लेकिन वो लंबी और जो नोबल लाइन है वो आज एंड हो चुकी है. क्यों एंड हो चुकी है? एंड नाउ बिगैन अगेन विद मी. क्यों? क्योंकि जितने पुराने लोग इन्वॉल्व थे इस मोमेंट में वो जा चुके हैं. इनफैक्ट ही इज़ दी वन हु इज़ दी ओल्डेस्ट, ऐसा उनका कहना है. और अब मेरे से फिर से ये लाइन शुरू हुई है. तो काफ़ी दुखी भी हैं कि वो लोग आज ज़िंदा नहीं हैं, क्योंकि मैं उनको सामने थैंक्स नहीं कर पा रहा हूँ और वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि उनके उस सेक्रीफाइसेस ने they were not able to see what their sacrifices had wrought. वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि उनकी sacrifices ने क्या अचीव किया है. wrought का यहाँ मतलब होता है achieved. ठीक है बच्चों. तो it is so painful that they are not here to enjoy that freedom. They did only for the upcoming generation to enjoy this. उन्हें मालूम था कि उनकी sacrifices का फ़ैसला इतनी जल्दी नहीं मिलना है, इतनी जल्दी वो नहीं इस चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे, देख पाएंगे. तो राउट का मतलब एक फॉर्मल वर्ड है जिसका मतलब होता है डन, अचीव्ड. ठीक है. द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वूंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. उन्होंने ये चीज़ भी अग्री की कि जो अपार्थिज़म है, इसका जो वूंड है, इसके जो उसके जो ज़ख्म है, इस पॉलिसी ने लोगों पर, हमारे लोगों पर, यानी कि हमारे कंट्रीमैन पर इतना डीप और लास्टिंग वूंड, यानी कि एक ऐसा ज़ख्म, ऐसा स्ट्रॉन्ग वूंड या इंजरी कॉज की है जिसकी कोई सीमा नहीं है और उसकी कोई भरपाई नहीं है. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. अभी ये प्रोफाउंड का मतलब यहाँ दिया हुआ है, ऑलरेडी देख लीजिए आप. डीप एंड स्ट्रॉन्ग. तो ये जो हर्ट हुए हैं हम, या जो इंजरी हुई है, ये सालों साल हमारी जनरेशन दर जनरेशन गुजार लेंगे हम, तब जाकर कहीं इस चीज़ से रिकवर हो पाएंगे. यानी जो ज़ख्म बना है वो जल्दी नहीं भरने वाला. खैर, इतने सालों के डेकेड्स ऑफ ऑप्रेशन एंड ब्रुटैलिटी, यानी इतने सालों के शोषण के बाद, इतने सालों की परेशानियों के बाद, अब had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Taboos, the Walter Cecilus, the Chief Luthelius, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobocues of our time. अब आप एक ज़रा छोटा सा ध्यान दीजिएगा. ये जो फिगर आप तब तक देखिए, इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए. आइडेंटिफाई करना है, उनके नाम दिए हुए हैं, बस आपको
ध्यान से इनको देखना। ये वो लोग हैं जो जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है इस आज़ादी में, इस आज वो दिन इन लोगों की वजह से एंजॉय कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो इन सभी लोगों को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो ओलिवर हों, चाहे वॉल्टर हों, लुथुली हों, यूसुफ दादू हों, ये सारे प्रोमिनेंट नेम्स हैं इस स्ट्रगल में जो अपार्थिज़म के ख़िलाफ़ जो लड़े। और आप देख सकते हो कि डेफिनेट आर्टिकल, मैं भी ये बताने वाली थी बात, लेकिन देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में है भी। आप जब एक्सरसाइज करेंगे मतलब जब इस टेक्स्ट बुक के बाद में पेज नंबर 25 पे जाइएगा, एक्सरसाइज 2 जो है उसमें आप देख लीजिए कि आर्टिकल द हम कहाँ यूज़ करते हैं प्रॉपर नाउन के साथ, आर्टिकल द। और आप अगर ध्यान दें तो इन सारे नामों में देखिए द और द है कि नहीं। तो ये क्या वो शो करना चाहते हैं, व्हेन इज़ डेफिनेट आर्टिकल यूज्ड बिफोर अ नाउन, है ना, ये मतलब कहने की बात है। तो उनका ये कहना है कि हम जब ऐसा यूज़ करते हैं तो क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हम जब भी हम प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन की तरह यूज़ करते हैं। कॉमन नाउन का मतलब कि हम जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, तो उनको हम कंसिडर करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को, ही इज़ दी विलियम शेक्सपियर या दी विलियम वर्ड्सवर्थ, तो हम लगा देंगे रविन्द्रनाथ टैगोर इज़ दी विलियम वर्ड्सवर्थ ऑफ इंडिया, दी विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका मतलब ये होता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो काम कर गए, उनके जो वर्क्स हैं, उनकी जो लाइफ है, उनकी जो वैरायटी है पोइट्री की, या जितने वर्सेटाइल वो पोइट हैं, ऐसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर इंडिया में हैं। तो इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर को हम विलियम शेक्सपियर जी की तरह बता रहे हैं या विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह बता रहे हैं, सॉरी। तो इसलिए वहाँ हम आर्टिकल द लगा रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर भी यही कहना चाहते हैं मंडेला जी कि जो इतने सालों की ऑपरेशन और ब्रिटैलिटी के बाद एक अनइंटेंडेड इफेक्ट भी आया है कि हमने ऐसे बहुत सारे मार्टियर्स, जो वो तो जा चुके, लेकिन उनके रूप में बहुत सारे ऐसे यंग स्ट्रगलर्स, यंग जो है हमारे जो अपकमिंग जनरेशन के जो यंग बच्चे हैं, उन्होंने ये सीख लिया है कि ये चीज़ें क्या होती हैं, और उनमें इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों की झलक नज़र आती है, ये कहना चाह रहे हो। ठीक है, सो मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरॉसिटी दैट दे आर लाइक मैनी नेवर बी नोन अगेन। इनकी तरह तो कोई नहीं आएगा एग्जैक्टली, लेकिन इनकी तरह बहुत अब हमारे आने वाली जनरेशन्स में पैदा हो गए हैं। तो वो ये कहना चाहते हैं, परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। इनफैक्ट उनकी तरह उस हाइट के कैरेक्टर, यानी इस तरीके के कैरेक्टर्स तभी बनते हैं जब इस किस्म का ऑपरेशन वो सहते हैं। क्योंकि आप जब तक किसी चीज़ को स्ट्रगल नहीं करते हो, सफ़र नहीं करते हो, तब तक आप उसकी वैल्यू नहीं समझते हो, या आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बनते। तो दे आर टू दैट स्टैचर, वो इस कैरेक्टर के लोग थे कि वैसे तो नहीं आएंगे, लेकिन उनकी तरह ही सिमिलर कुछ लोग अब इस चीज़ को समझ रहे हैं, या ऐसे हम यूथ जो लीडर है उनमें नज़र आ रहा है। तो माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। तो मेरा जो देश है इसके अंदर इतना सारा मिनरल है, जेम है, ये सारी चीज़ें हैं हमारे देश में। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटर वेल्थ इज़ इट्स पीपल। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल लाइन। उन्होंने कहा कि हर देश में मिनरल, ओर्स, जेम्स ये सब पाए जाते हैं, मेरे देश में भी हैं, लेकिन मेरे देश का सबसे गहरा बड़ा खजाना है इस देश के लोग। ठीक है, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। और किससे कंपेयर किया उन्होंने यहाँ के लोगों को? उन्होंने कंपेयर किया प्योरेस्ट डायमंड से भी ज़्यादा, यानी वो इतने फाइन हैं, इतने वर्चुअस हैं कि वो एक डायमंड से भी ज़्यादा प्योर है। कितनी अच्छी बात कही ना बच्चों। तो यहाँ पर इसको मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं किसी लाइन को अंडरलाइन करती हूँ तो आप समझ जाइए वो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। और ये जो ऊपर दिए गए 6-7 लोगों के उन्होंने नाम लिए हैं, ये उनको ट्रिब्यूट देने के साथ साथ ये सारा क्रेडिट उनको देते हैं कि मैं आज जो कुछ भी हूँ,
जितना भी करेज मेरे अंदर है, मैं सीखा हूँ, या मैं इस चीज़ से काफ़ी कुछ सीख पाया हूँ, तो इट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ दीज पीपल. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वेमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया. मैंने बार बार इस चीज़ को देखा है, अपने देश के औरतों को और मर्दों को अपने जीवन को रिस्क में डालना. तो मैं इस आइडिया के साथ जिया हूँ और उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस आइडिया के लिए दे दी. तो आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर्स विदाउट ब्रेकिंग. मैंने लोगों को खड़े होते हुए देखा है. मैंने उनको इन अटैक्स और टॉर्चर्स, जिस तरीके के टॉर्चर्स और अटैक थे, पीपल विल नॉट बी एबल टू विदस्टैंड इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट दे स्टूड विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे. इनफैक्ट टूटे ही नहीं, उन्होंने स्ट्रेंथ भी शो किया, उन्होंने रेजिलियंस भी शो किया. रेजिलियंस मतलब होता है कोई ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से आप कोई हार्डशिप से जल्दी ही रिकवर कर जाओ, उसको ना सिर्फ झेल जाओ बल्कि उससे ऊपर उभर के आ जाओ, बाहर की तरफ बाहर निकल जाओ. तो रेजिलियंस हम उसको कहते हैं. ठीक है. और इतना ही नहीं, वो ना टूटे ना वो झुके. दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन. आप सोच भी नहीं सकते कि ये किस लेवल का इन्होंने सफ़र किया है. डिफाइज का मतलब डिसरिगार्ड्स, मतलब जो हम अपनी इमेजिनेशन में भी नहीं सोच सकते, है ना. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. ये करेज ये नहीं था कि मैं डरता नहीं हूँ किसी चीज़ से, बट द ट्रायम्फ ओवर इट. एक्चुअली करेज क्या होता है, फियर ख़त्म नहीं होता. करेज का मतलब, अंडरस्टैंड द डेफिनेशन चिल्ड्रन. करेज इज़ नॉट एब्सेंस ऑफ फियर. करेज का मतलब ये नहीं है कि हम अब डरेंगे नहीं. करेज का मतलब है हम इस डर से के ऊपर जीत हासिल कर चुके हैं. हम वी हैव वन ओवर. ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है बच्चों, विक्टोरियस, विक्ट्री. एक्चुअली विक्ट्री, जीत हासिल करना. तो ये करेज इन्होंने इन लोगों से सीखी थी. करेज क्या था, डर पर काबू पा लिया था इन्होंने, डर पे विजय प्राप्त कर ली थी. ठीक है ना. बोलते हैं ना डर के आगे जीत है. क्यों बोलते हैं कि करेज वह चीज़ होती है जब आप अपने डर पर काबू पा लें. ठीक है. सो द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड. एक बहादुर व्यक्ति वो नहीं है, एक बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो इस डर पे काबू पा ले. एक बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो जिसको डर न लगे. बहादुर व्यक्ति वो है जो इस डर पे काबू पा ले. समझ में आ रहा है बच्चों. तो कितनी अच्छी लाइनें दी गई हैं. देखिए आप अगर ध्यान से लिटरेचर पढ़ेंगे तो कितना खूबसूरत, आपको कहीं इधर उधर जाने की नहीं है. एक्सप्रेशन आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा इस किस्म की ब्यूटीफुल राइटिंग्स के बाद. नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग another person because of the color of his skin or his background or his religion. तो इस देश में कोई पैदा नहीं हुआ है दूसरे को नफ़रत करने के लिए जस्ट बिकॉज कि उसके स्किन का कलर डार्क है, उसका बैकग्राउंड वीक है, या उसका धर्म कुछ और है. तो हम यहाँ नफ़रत फैलाने के लिए पैदा नहीं हुए. people must learn to hate, and if they can learn to hate they can be taught to love. तो अगर आप नफ़रत करना सीख जाते हो आसानी से, तो आप अगर सीखना ही आपके अंदर का गुण है, तो आपको प्यार करना क्यों नहीं सिखाया जाता. तो हम क्यों ना, दे कैन बी टॉट टू लव फॉर लव एंड कम, बिकॉज लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट. यानी कि नफ़रत से ज़्यादा तो प्यार हमें सीखना चाहिए ना, क्योंकि हम जितनी जल्दी नफ़रत सीख लेते हैं अगर हम प्यार सीख लें, क्योंकि प्यार एक ऐसा इमोशन है, लव एक ऐसा इमोशन है जो ह्यूमन हार्ट्स नेचुरली सी होता है. अंदर तक प्यार होता है, वो हमारे हृदय में प्यार होता है, चाहे वो अपना देश हो, चाहे अपने लोग हो, चाहे वो अपना परिवार हो, अपने नियर डियर वंस हो. तो हम नफ़रत करने की बजाय हम प्यार क्यों नहीं सीखते. इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, वो याद करते हैं कि जब वक्त बहुत ख़राब था उनका प्रिजन में, ग्रिमेस्ट टाइम मतलब जो सबसे हॉरिबल पीरियड था उनके लाइफ टाइम का, यानी वो प्रिजन में, वो जब वो याद करते हैं कि जब उनके कॉमरेड्स और उनको दे वर पुश टू आवर लिमिट्स. पुश टू आवर लिमिट्स का क्या मतलब होता है बच्चों. यहाँ पुश टू आवर लिमिट्स का मतलब ग्लॉसरी में दिया हुआ, देखिए ध्यान से पढ़िए. पुश टू दी लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बियर पेन, मतलब लिमिट हो जाना किसी चीज़ की, यानी कि हद हो जाना. तो उस हद तक जब उन्हें मजबूर किया गया, उस एक्सट्रीम पॉइंट तक कि वो अब दर्द बर्दाश्त ना कर पाएँ, तो भी उस वक्त भी, उस ग्रिमेस्ट टाइम में भी, मैं जब
वो अपना एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जो गार्ड्स थे, प्रिजन की बात कर रहे हैं, जो लोग वहाँ काम करते थे गार्ड्स से, उनके अंदर भी मैंने जो एक ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी देखी, जो एक इंसानियत देखी, जो एक रे ऑफ लाइट देखी, उससे मैंने अपने आप को मुझे अभी भी विश्वास था कि इंसानियत ज़िंदा है। परहैप जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद एक सेकेंड के लिए ही सही, लेकिन वो ग्लिमर, वो रे ऑफ लाइट, वो इंसानियत की एक झलक मुझे उस गार्ड में नज़र आई। ठीक है, बट इट वॉज इनफ टू रीश्योर मी, और ये इतना काफ़ी था। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा तो वो एक रे ऑफ होप जो उस गार्ड में मुझे नज़र आया, उसने मुझे एश्योर किया कि नहीं, इंसानियत अभी मरी नहीं है, एंड आई कैन कीप ऑन गोइंग, और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो इंसान की जो गुडनेस होती है, इट्स लाइक अ फ्लेम, एक जलती मशाल की तरह होती है, दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश, जिसे हम 2 मिनट के लिए छुपा तो सकते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसको बुझा नहीं सकते, उसको एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते। कितनी खूबसूरत लाइनें देखिए। तो इंसान की जो इंसानियत होती है, आपकी जो अच्छाई होती है, वो कभी भी आप कुछ वक्त के लिए छुपा ज़रूर सकते हो, लेकिन उसको बुझा नहीं सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये कितना बड़ा सबक उन्होंने सीखा। वरना जितनी नफ़रत और जितना प्रताड़ना मंडेला जी ने सहा था, बदले में उनको वही चीज़ देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए कितनी पॉजिटिविटी है उनकी बातों में। ये सब सहने के बावजूद उनके मन में बिल्कुल भी नफ़रत नहीं है वाइट स्किन पीपल के लिए। समझ में आ रहा? तो ये है एक प्यार, ये है आदर्श। ठीक है, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, और वो मानते हैं कि हर इंसान के जीवन में ट्विन यानी 2 ड्यूटीज़ होती हैं, 2 उनके कर्तव्य हैं। पहला, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एक अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने बच्चों और अपनी पत्नी के लिए, और दूसरा अपने लोग, अपनी कम्युनिटी और अपनी कंट्री के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको मार्क कर लीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इन द सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी। और इस समाज में हर इंसान इन ऑब्लिगेशंस को, इन कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश करता है अपने इंक्लिनेशंस और एबिलिटीज़ के अनुसार। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? जो नेचुरल टेंडेंसीज़ होती हैं आपके बिहेवियर को, कि उसको इंक्लिनेशंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे बड़ी बात कि आप अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी इंक्लिनेशन, अपने रुझान के अनुसार, अपने बिहेवियर के अनुसार, अपनी पर्सनालिटी के अनुसार इस ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीकन कंट्री में, इस ऐसी कंट्री में, एक फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, मैन ऑफ माई बर्थ का उनका ये मतलब है कि मेरे जैसे आदमी का, जिसने जन्म लिया एक ऐसी फैमिली में जिनका रंग काला था, तो इस रंग के साथ, इस परिवार के साथ, इस परिवार में जन्म लेने की वजह से मैं इन ऑब्लिगेशंस में से कोई भी फिल करने की कंडीशन में नहीं था, फुलफ़िल करने की कंडीशन में नहीं था। तो इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर अटेम्प्टेड टू लिव, यहाँ तक कि एक इंसान होने के नाते, इस धरती पर जन्म लेने के नाते भी मैं एक फ्री ह्यूमन बीइंग की तरह लीड नहीं कर सकता था, बिकॉज हमें पनिश किया जाता, हमें आइसोलेट कर दिया जाता। तो साउथ अफ्रीका में अगर किसी ने कोशिश की अपनी इस ड्यूटी को फुलफ़िल करने की, तो वो भी इनएविटेबली रिब्ड, ही वॉज इनएविटेबली रिब्ड फ्रॉम हिज फैमिली। अपने लोगों, देखो आप अपने पहले लोगों के प्रति तो अपनी ड्यूटी निभाओगे ना, तब अपने देश के प्रति निभा पाओगे। लेकिन मैं अपने लोगों के प्रति भी ड्यूटी नहीं निभा पाया, क्योंकि अनएवॉइडेबली यानी इनएविटेबली मुझे हमारे परिवारों से अलग कर दिया गया, घरों से अलग कर दिया गया। रिप्ड ऑफ का मतलब होता है सेपरेटेड, वैसे रिपिंग का मतलब होता है बिल्कुल काट कर अलग निकाल देना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ अगर हम इतना समझ लें कि टेकन अवे और सेपरेटेड, दैट इज़ मोर देन इनफ। सेपरेटेड और टेकन अवे, ठीक है, टेकन अवे। तो ये था उस वक्त का रियल स्टेटस, और उन्हें ऐसा जीवन जीने पर मजबूर कर दिया गया, अकेले रहने पर मजबूर कर दिया गया, परिवार से अलग कर दिया गया। वो सालों तक सीक्रेसी यानी कि बिल्कुल छुप करके अपना जीवन व्यतीत करते रहे। ओपन में अपोजिशन,
ट्वाइलाइट का मतलब होता है बेटा सेमी डार्क, है ना। तो उनका ये जो एग्जिस्टेंस था वो सेमी डार्क था, आधी ज़िंदगी छुपने में कट गई। छुपने मतलब भाई आप ओपनली नहीं अपोज कर सकते ना, कि रिबेलियन थे ये लोग, ओपनली अपोज करते थे, तो गिरफ्तार होने का डर, तो अपनी जान को बचाना भी है और ज़िंदा भी रहना है और स्ट्रगल भी करना है। सो द लाइफ वॉज नॉट ईजियर। आप सबने ये चीज़ें नहीं देखी हैं तो शायद आप ना रियलाइज़ करें, हमने भी नहीं देखी हैं, लेकिन हम कम से कम उसको इमेजिन कर सकते हैं कि किस किस्म का स्ट्रगल होगा और कितनी मुश्किल से आज़ादी, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो चाहे वो इंडिया हो, किसी भी कंटेक्स्ट में बिना सैक्रिफाइसेस के ये आज़ादी नहीं मिली है हम लोगों को। सो आई डिड नॉट इन द बिगनिंग, इसलिए मंडेला कहते हैं कि शुरू में मैंने ये सोचा, आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। मैंने शुरू में अपने परिवार से ऊपर अपने लोगों को नहीं समझा, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मेरे को मेरे परिवार से अलग कर दिया गया तो मुझे लगा कि जब मैं एक देश के लिए जी रहा हूँ, अपने लोगों को सर्व कर रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियसली एक बेटे होने की ड्यूटी को, कर्तव्य को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, एक भाई होने के कर्तव्य को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। या तो मैं एक देश का नागरिक बनकर जी सकता हूँ, और या फिर बेटा, पति, भाई या पिता बनकर जी सकता हूँ। ये चीज़ बहुत क्लियर है एकदम। तो हम कोई ना कोई एक ड्यूटी ज़रूर सफ़र करेगी। अगर आप एक की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन रहोगे तो दूसरी ड्यूटी सफ़र करेगी। तो इन्होंने ये बोला कि मैं जब पैदा हुआ तो ऐसा नहीं कि मुझे आज़ादी की भूख थी, आई वॉन्टेड टू बी फ्री, क्योंकि मैं पैदा हुआ तो हमारा देश तो आज़ाद था ही। भाई आज़ादी का क्या मतलब है, कोई ऐसा थोड़ी कोई बाहरी ताकत आकर ने हम पे किसी ने रूल किया, बट फ्री इन एवरी वे। मुझे ऐसा लगता था मैं आज़ाद हूँ, और वाकई में एक बच्चा तो आज़ाद रहता ही है। मुझे खेतों में भागने की आज़ादी थी, मुझे मेरी माँ के घर के पास जो फील्ड्स थे, मुझे क्लियर स्ट्रीम्स में, नदी नालों में स्विम करने की आज़ादी थी। जो मेरे गांव के बगल से एक क्लियर स्ट्रीम, एक नदी बहती थी। मुझे मिलीज़ क्या होते हैं बच्चों, एक किस्म का ग्रेन होता है, ठीक है ना, वो भुनने की, मतलब गांव में आपने देखा होगा उसको भुन करके लोग खाते हैं, तो वो भुनने की आज़ादी थी। मैं जो स्लो मूविंग बुल्स थे उन पर राइड करता था, उसकी आज़ादी थी। ऐसा नहीं कि बचपन में मुझे किसी चीज़ से रोका गया, बट जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि किस किस्म का प्रतिबंध हमारे ऊपर है। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जब तक मैंने अपने पिता की बात माना, जब तक मैंने अपने ट्राइब के कस्टम्स को फॉलो किया, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। मुझे कोई परेशानी नहीं। मुझे तब तक समझ ही नहीं आया कि हम आज़ाद नहीं हैं इस देश में। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगैन टू लर्न, ये तब उन्हें रियलाइज़ हुआ जब वो बॉयहुड, यानी कि जब वो एक टीनेजर, एडोलसेंट बने, तब उन्हें समझ में आया कि ओह, मैं आज़ाद तो अपने देश में भी नहीं हूँ। द फ्रीडम इज़ इल्यूजन। इल्यूजन का क्या मतलब होता है बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय इल्यूजन? आई होप यू नो। इल्यूजन मतलब होता है समथिंग विच इज़ अनरियल, ठीक है। तब मुझे लगा ये भ्रम है, ये अनरियल है, आज़ाद नहीं हूँ मैं। एंड व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, और जब तक मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी आज़ादी तो ऑलरेडी मुझसे छिन चुकी है, आई बिगैन टू हंगर फॉर इट। और उस वक्त मेरी भूख इस आज़ादी के लिए बढ़ती चली गई। वो एक घटना और बताते हैं। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब मैं बच्चा था, एडोलेसेंट था, तो मुझे आज़ादी सिर्फ अपने लिए चाहिए थी। मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती थी, लेकिन रियलाइजेशन था। बट ये जो ट्रांजिटरी फ्रीडम, मतलब मैं समझ पाया कि ये आज़ादी सिर्फ मेरी नहीं है, ये मेरे देशवासियों की और ऐसे हज़ारों करोड़ों लोगों की है जो मेरी ही तरह इस देश में सफ़र कर रहे हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। सो द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, read what I pleased and go where I chose। तो ट्रांजिटरी फ्रीडम ये जो था, ये रातों को बाहर रहना, और ये मैं तब रियलाइज़ कर पाया, समझ पाया, और ज़्यादा जब उसके पास गया, नज़दीक गया, तो समझ में आया। बाद में एक यंग मैन जोहानिसबर्ग में, लेटर एज अ यंग मैन इज जोहानिसबर्ग आई यर्न, तो जोहानिसबर्ग के एक यंग मैन की तरह आई यर्न फॉर, यर्न का मतलब होता है आई पाइन फॉर, आई वॉन्टेड टू, आई क्रेव्ड फॉर the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying। मतलब एक नॉर्मल जो चीज़ होती है, एक इंसान जो एंजॉय करता है, चाहे वो अपने
पोटेंशियल्स को अचीव करने की बात हो, चाहे वो अपने कमाई की बात हो, चाहे वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की बात हो, चाहे फैमिली रखने की बात हो, ऐसी फ्रीडम जो मैं खुद हर चीज़ कर पाऊँ, आज़ादी फ़ैसला लेने की, ऐसी आज़ादी जो इस लॉफुल लाइफ में ऑब्स्ट्रक्ट नहीं की जाएगी, उसको रोका नहीं जाएगा। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, फिर इन्होंने देखा, महसूस किया कि सिर्फ वही एक ऐसे नहीं है इस देश में जो कि आज़ाद नहीं है, बहुत सारे ऐसे उनके ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं जो आज़ाद नहीं हैं। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल, मैंने महसूस किया कि सिर्फ मेरी आज़ादी को नहीं छीना गया है, कर्ब किया गया है। कर्टेल्ड का क्या मतलब होता है बच्चों? कर्ब्ड या रिड्यूस्ड, आप देख सकते हो, ग्लॉसरी में भी दिया है। बल्कि आज़ादी मेरे भाई बहनों की, ऐसे हज़ारों करोड़ों लोगों की, और हर किसी को द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, मतलब जैसी आज़ादी मुझे चाहिए थी, मुझे लगा मेरे भाई बहन भी तो ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें भी आज़ादी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, और एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, एक सेकेंड बच्चों, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और फिर इनको फिर समझ में आई ये चीज़, फ्रीडम का ट्रू सेंस में इनको मतलब समझ में आया कि ये आज़ादी सिर्फ मेरी अकेले की नहीं है, ये आज़ादी उन सारे भाई बहनों के लिए है जो मेरे जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ये डिज़ायर, ये उम्मीद, ये आशा कि मैं ऐसे ही सम्मान के साथ, मेरे सारे भाई बहन ऐसे ही सम्मान के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिएंगे, दैट एनिमेटेड माई लाइफ। इसका मेरे लाइफ पर बहुत गहरा असर पड़ा और मेरा जीवन और एनिमेटेड हो गया। एनिमेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? एनिमेटेड का मतलब होता है लाइवली हो जाना, मेड लाइवली, यानी और ज़्यादा जीवंत हो गया मैं। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, और एक डरता हुआ इंसान, डरता यंग मैन एक बोल्ड यंग मैन में कन्वर्ट हो गया। एंड दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और एक ऐसा इंसान जो लॉ अबाइडिंग था, रूल्स को फॉलो करने वाला इंसान था, हर चीज़ कानून के हिसाब से चलता था। लॉ अबाइडिंग का मतलब टू गो बाय लॉ, अटॉर्नी का मतलब होता है बच्चों एडवोकेट। तो ये ऑब्वियसली गांधी जी की तरह आपको गांधी जी और इनमें काफ़ी सिमिलैरिटी नज़र आएंगी। ही वॉज ऑल्सो एडवोकेट, और एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी से वो एक क्रिमिनल बन गए। भाई क्रिमिनल ही है ना, अपने देश के लिए अगर देश कह रही हूँ, अपने लोगों के लिए अगर लड़ रहे हैं तो वाइट्स की नज़र में एक क्रिमिनल थे। ही वॉज लॉलेस, एंड एक फैमिली लविंग हस्बैंड से एक ऐसे इंसान में कन्वर्ट हो गए जो मैन विदाउट अ होम, बिना घर के इंसान रह गया, जिसे मजबूर किया गया कि वो एक ऐसा जीवन व्यतीत करे। फैमिली मैन का लाइफ नहीं व्यतीत कर पाए, ये एक मॉन्क का लाइफ इन्होंने गुजारा। मॉन्क मतलब संत, ठीक है, मॉन्क मतलब होली मैन। तो एकदम घर से अलग, बेघर हो गए, परिवार से दूर हो गए, लेकिन एक अच्छे इंसान बन गए। अब सबसे बड़ी बात, आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। उन्होंने कहा मैं इतना वर्चुअस नहीं हूँ, मैं सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई क्वालिटीज़ नहीं है, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स I was allowed when I knew my people were not free। और मैं कैसे आज़ाद रह सकता हूँ, उस पुअर और लिमिटेड फ्रीडम को एंजॉय कर सकता हूँ जब मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं। तो फ्रीडम तो इनडिविजिबल होती है ना, फ्रीडम थोड़ी आपके लिए अलग और मेरे लिए अलग, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। तो किसी एक इंसान पर भी अगर वो बाउंडेशन है, वो चेन है, वो ऑपरेशन है, तो वो सब पर है। My people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me। तो जो मेरे लोग जिनसे घिरे हुए हैं, चेंड अप हैं, जंजीरों में बंधे हुए हैं, तो मैं कैसे आज़ाद रह सकता हूँ? मैं भी उन चेन्स से घिरा हुआ हूँ, मैं भी उन जंजीरों में लिपटा हुआ हूँ। I knew that the oppressor must be liberated। मुझे मालूम है ऑप्रेसर को लिबरेट होना चाहिए। एज श्योरली, ऐसा नहीं कि उन्होंने ऑप्रेसर, वो खुद ऑप्रेस्ड हैं तो ऑप्रेसर से नफरत करें, नहीं। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred। उन्हें दया भी आती थी कि जो लोग हमें ऑप्रेस करते हैं वो खुद कैदी हैं। किस चीज़ के कैदी हैं? उनके अंदर तो नफ़रत इतनी भरी हुई है, एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है बिना किसी रीज़न के। एंड
ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। उसे भी आज़ादी दिलानी है, हमें आज़ादी दिलानी है उनसे, और उनको आज़ादी दिलानी है उनकी नफ़रत से, क्योंकि उन्होंने खुद अपने आप को अपने बार्स में, ऐसे प्रिजन्स में, ऐसे जेल में बंद कर लिया है जो प्रेजुडिस की दुनिया है। प्रेजुडिस मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ठीक है, और नैरो माइंडेडनेस है, संकीर्णता है, वो उनकी सोच बहुत बहुत छोटी है, बहुत नैरो थिंकिंग है, तो उनसे आज़ादी दिलानी है उनको। तो आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। तो मैं सही मायनों में आज़ाद नहीं हो पाऊँगा, मैं उनकी आज़ादी भी मुझे दिलानी पड़ेगी, उन्हें भी इन संकीर्णताओं से, इस नफ़रत भरी दुनिया से उन्हें भी बाहर निकालना। यानी सिर्फ ऑप्रेस्ड के बारे में नहीं सोच रहे थे, उन ऑप्रेशर्स के बारे में भी सोच रहे थे। जो आप सोचिए कैसी, मतलब ये कैसा भाव है, ये अलग किस्म का भाव है। हम तो अपने दुश्मन को इतना जल्दी दुश्मन समझने लगते हैं, कोई हमारे दुश्मन क्या, मतलब कोई हमारे साथ ज़रा भी कुछ करे तो हम नफ़रत से भर जाते हैं। तो आप ये सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, इतनी ख़राब ज़िंदगी जीने के बाद, इतने सारे टॉर्चर सहने के बाद भी अभी मंडेला जी के मन में ऐसा कोई नफ़रत नहीं है उन लोगों के प्रति, वाइट स्किन लोगों के प्रति। सो उनको खुद दया आ रही है कि दे आर रॉब्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इनफैक्ट दोनों से उनकी इंसानियत और मानवता छीन ली गई है, दोनों में ये चीज़ वापस आनी चाहिए। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने इन्जॉय किया होगा। और चैप्टर को और डिटेल में अगर आपने समझना है, अभी तो मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कर दी है अपने पिछले 2 वीडियो, एक ये और इससे पहले वाले वीडियो में। उससे पहले एक लाइव सेशन करा है मैंने, जिसमें कुछ MCQs डिस्कस किए हैं, RTCs डिस्कस किए हैं, उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। उसमें माइंड मैप वगैरह भी है, काफ़ी अच्छा है वो। और प्लेलिस्ट में जाइए और उसको ज़रूर चेक करिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इट इज़ पुश इंग्लिश। Renuka Singh is signing off. Bye bye children. God bless you all.